स्वागत है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल फरमान खान बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री पर। जैसा कि आपको पता है फ्रेंड्स, हमारा एग्रीकल्चर बायोलॉजी आरबीएससी क्लास 12th का लेसन नंबर 5 जिसका नाम है प्लांट पैथोलॉजी और यू कैन से पादप रोग विज्ञान, वो चल रहा था। हमारा आधे से ज़्यादा चैप्टर कवर हो चुका है। आज हमारा जो टॉपिक है वो आज हम बात करने वाले हैं आर्की बैक्टीरिया या आधे जीवाणु के बारे में। इसके बाद हम पढ़ेंगे वायरस, वायरॉइड, प्रियोन, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में डिटेल से स्टडी करने वाले हैं। अगर आपने इससे पुरानी वाली वीडियोस नहीं देखी तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। आज का जो हमारा टॉपिक है पहला वो है आधे बैक्टीरिया या फिर आधे जीवाणु। तो देखिए, आधे जीवाणु क्या होते हैं। आधे जीवाणु एक विशेष प्रकार के जीवाणु होते हैं जो अत्यधिक कठिन आवास जैसे कि अधिक लवणीय क्षेत्रों, गर्म जल के झरनों, अम्लीय क्षेत्रों एवं अवायवीय वातावरण में पाए जाते हैं। जैसा कि आपको पता है, जीवाणु वैसे तो क्या होते हैं, एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव हैं, पर आधे जीवाणु जो होते हैं ये भी हालांकि एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं, परंतु ये क्या होते हैं, ऐसे विपरीत या ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में पाए जाते हैं जहाँ पर कोई अन्य जीव जीवित नहीं रह सकता। जैसे 100 डिग्री के आसपास टेम्परेचर वाले जो गर्म जल के झरने होते हैं उसमें पाए जाते हैं, ठीक है ना। और क्या होते हैं, अत्यधिक लवणीय क्षेत्र जहाँ पर कोई अन्य जीवित नहीं रह सकता, ये वहाँ पर भी पाए जाते हैं। इसके अलावा कहाँ मिलते हैं, ये आपको अम्लीय क्षेत्रों में मिलते हैं और अवायवीय वातावरण में पाए जाते हैं। याद रखना है आपको ये बात है, ठीक है। अब इनका कारण क्या है कि ये इतने प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जीवित बने रहते हैं। इनका कारण है इनकी कोशिका भित्ति। इन जीवाणुओं की कोशिका भित्ति जो होती है वो पेप्टिडोग्लाइकॉन की नहीं बनी होती। पेप्टिडोग्लाइकॉन की तो जो नॉर्मल बैक्टीरिया अपनों ने पढ़े थे उनमें जो कोशिका भित्ति है वो पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है, परंतु इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो स्यूडोम्यूरिन की बनी होती है। इस पदार्थ से बनी कोशिका भित्ति के कारण ही ये क्या होता है, अभी इतनी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जीवित रहते हैं। मैथोजन जीवाणु आपने सुना होगा। मैथनोजन जीवाणु मुख्यतः दलदल और गाय और भैंस की आंतों में पाए जाते हैं, है ना। और ये मैथनोजन जीवाणु क्या करते हैं, गोबर से मेथेन गैस के उत्पादन के लिए उत्तरदायी होते हैं। जो गोबर से मेथेन गैस बनाई जाती है उसके लिए कौन उत्तरदायी होते हैं, ये मैथोजन जीवाणु ही उत्तरदायी होते हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं, याद रखिएगा, मैथोजन जीवाणु जो होते हैं दलदल क्षेत्रों में पाए जाते हैं और गाय और भैंसों की आंत्र में पाए जाते हैं। अब दूसरे हम बात करते हैं साइनोबैक्टीरिया के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, साइनोबैक्टीरिया में। आपको नाम सुनता ही ऐसा प्रतीत होगा कि ये क्या होते हैं, साइनोबैक्टीरिया कोई जीवाणु होगा, जो कोई क्या होगा, जीवाणु होगा, पर नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये दरअसल में क्या होते हैं, ये होते हैं शैवाल। ये क्या होते हैं, शैवाल। आप जानते हैं वैसे तो शैवालों को कहाँ रखा गया है, पादप जगत के अंदर रखा गया है, पर शैवालों का जो ये वर्ग है या शैवालों का ये जो समूह है जिसे नीलहरी शैवाल के नाम से जाना जाता है, इसको मोनेरा जगत के अंदर रखा है। इसका कारण ये है कि ये पादप होते हुए भी इनकी जो कोशिका भित्ति होती है, इनकी जो कोशिका होती है वो क्या होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, क्योंकि इनकी कोशिका के अंदर सुविकसित केंद्र नहीं पाया जाता है। तो हालांकि ये क्या पादप, पर इन्हें क्या रखा गया है, बैक्टीरियाओं के साथ रखा गया है, क्योंकि इनकी कोशिका जो होती है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, इसलिए इन्हें साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं। देखिएगा आप कि नीलहरी शैवाल, इन्हें BGA भी बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी को अब साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। पहले नीलहरी शैवाल के नाम से जानते थे, अब साइनोबैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। ये क्या होता है, ये एक कोशिकीय है प्रकाश संश्लेषी प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीव है भाई, ठीक है ना। इनमें पर्णहरित ए के अलावा क्या पाया जाता है भाई, फाइकोसाइनिन नामक वर्णक पाया जाता है, ठीक है ना। अधिकांश साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करके भूमि को उर्वरक बनाते हैं। आपने पढ़ा होगा एनाबीना और नॉनस्टॉक, ये दो उदाहरण के नाम आपने जरूर सुनोगे। ये क्या होते हैं, साइनोबैक्टीरिया होते हैं, और ये क्या करते हैं, वायुमंडल के अंदर जो नाइट्रोजन है उसका स्थिरीकरण कर देते हैं, उसका फिक्सेशन कर देते हैं और उसको नाइट्रेट और नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे भूमि की उर्वरक क्षमता बढ़ जाती है। याद रखिए, जो नॉन स्टॉक और एनाबीना होता है इनके अंदर विशेष प्रकार की कोशिकाएं मिलती हैं जिनसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं, और उन विशेष प्रकार की कोशिकाओं को हम हेटेरोसिस्ट कोशिकाओं के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो साइनोबैक्टीरिया भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा अगला टॉपिक है वायरस। वर्तमान में बड़ा वायरस हो रखी है अभी, तो आज वायरस के बारे में बात कर लेते हैं कि वायरस दरअसल में होते क्या हैं। जैसा कि आप जानते होंगे, आपको पता है अभी वायरस जो होते हैं वो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी भी बोला जाता है। क्यों, क्योंकि ये सजीव और निर्जीव दोनों के लक्षण प्रदर्शित करते हैं, ठीक है।
अब देखते हैं, हम बात करते हैं विषाणुओं के बारे में। तो सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे भाई, जर्मन वैज्ञानिक। देखिएगा, सबसे पहले एक जर्मन वैज्ञानिक थे जिनका नाम था एडोल्फ मेयर। इन्होंने 1886 में क्या किया, तंबाकू के अंदर एक तंबाकू के पादप के अंदर एक रोग क्या खोज की, और उस रोग का को क्या नाम रखा भाई, उस रोग का नाम रखा इन्होंने मोज़ेक रोग। क्या रखा, मोज़ेक रोग। ठीक है। अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने उस मोज़ेक रोग से ग्रसित तंबाकू के पादप से पत्तियां तोड़ी, उस पत्तियों को रगड़ा, जो उनसे क्या निकला भाई, रस निकला। उस रस को इन्होंने क्या करा, किसी स्वस्थ तंबाकू के पादप की पत्तियों पर लगा दिया। फिर इन्होंने देखा कुछ समय पश्चात कि वो जो स्वस्थ पादप था जिस पर इन्होंने मोज़ेक रोग से ग्रसित पादप का क्या लगाया था, रस लगाया था, वो स्वस्थ पादप भी मोज़ेक रोग से क्या हो गया, ग्रसित हो गया। ठीक है। अब देखते हैं कि तंबाकू का एक रोग का वर्णन किया जिसका नाम उन्होंने मोज़ेक रखा। उन्होंने बताया कि रोगी पत्तियों का रस स्वस्थ तंबाकू के पौधे की पत्तियों पर लगा देने से मोज़ेक रोग के लक्षण स्वस्थ पौधे में भी प्रकट हो जाते हैं। अब क्या किया देखो, इवानोव्स्की ने सिद्ध किया कि तंबाकू मोज़ेक रोग से ग्रसित पत्तियों का रस सबसे महीन जीवाणु प्रूफ निसंदेहों से छनने के बाद भी यह रस अपनी सकारात्मकता बनाए रखता है। इसका मतलब क्या भी देखो, इसको समझना। दूसरे वैज्ञानिक का नाम है इवानोव्स्की। इन्होंने क्या किया, ये मान लो तंबाकू के पादप की एक क्या ले ली, पत्ती ले ली। ठीक है, क्या ले ली, ये जो मोज़ेक रोग से ग्रसित जो तंबाकू का पादप था उसकी पत्ती ले ली, इसका रस निकाल लिया भाई। इसका रस निकाल के इन्होंने क्या किया, ये मान लीजिए कोई फ़िल्टर है, ये कोई पात्र है, इस पात्र के ऊपर ये फ़िल्टर लगा हुआ है। ठीक है। इस फ़िल्टर से इन्होंने क्या करा, इससे निकाला हुआ जो रस था, इस पत्ती से निकाला जो रस था उसको छाना, तो रस ये छन गया, नीचे पात्र में आ गया, रस छन गए। अब इस रस को इन्होंने क्या किया, दूसरी पत्ती पर लगा दिया। इस रस को इन्होंने क्या किया, अच्छा ये कौन से फ़िल्टर थे याद रखना, ये जो ऊपर फ़िल्टर लगाया है ये बैक्टीरिया प्रूफ फ़िल्टर था। बैक्टीरिया प्रूफ फ़िल्टर क्या होता है, मान लीजिए किसी चीज़ को आप बैक्टीरिया प्रूफ फ़िल्टर में छान रहे हो, मान लीजिए आप पानी को बैक्टीरिया प्रूफ फ़िल्टर में छान रहे हो, तो वो पानी जो है जब आप उसको बैक्टीरिया प्रूफ फ़िल्टर में डालोगे तो क्या होते हैं, बैक्टीरिया जो होते हैं वो ऊपर ही रह जाते हैं और पानी छन के नीचे आ जाता है। जैसे चाय छन्नी नहीं होती, चाय छन्नी से अपने क्या करते हैं, जब चाय को छानते हैं तो चाय पत्ती ऊपर रह जाती है और चाय नीचे जाती है। इसी प्रकार बैक्टीरिया प्रूफ फ़िल्टर से बैक्टीरिया उस फ़िल्टर के अंदर ही फंस जाते हैं और जो रस होता है वो नीचे आ जाता है। ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, अब इस रस को इस स्वस्थ पादप की पत्ती पर लगाया। इन्होंने फिर भी देखा कि ये रोग, ये जो स्वस्थ पादप की पत्ती थी इसमें भी क्या हो गया, रोग के लक्षण अभी भी प्रकट हो रहे हैं। तो इससे ये बात सिद्ध हुई कि ये रोग जो है किसी बैक्टीरिया या किसी सूक्ष्म जीव से नहीं होता, क्योंकि अगर ये रोग किसी बैक्टीरिया या सूक्ष्म जीव से होता तो हमने इस रस को बैक्टीरिया फ्लो फिल्टर से छाना था और वो रोग जाना कि इस फिल्टर में फंस जाता। पर क्या हुआ, अब इस रस, ये रस क्या है भाई, इस रस में क्या है, इन्होंने बताया कि कोई ना कोई ऐसा रोगजनक है जो बैक्टीरिया से भी क्या है, जिसका आकार छोटा है। तभी तो वो इस बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टरों से छनकर नीचे की तरफ आ गया और इस रस में आ गया, और इस रस ने आगे क्या कर दिया अभी, उसी मतलब स्वस्थ पत्तियों को क्या कर दिया, संक्रमित कर दिया। ठीक है। अब देखिए, इवानोव्स्की ने सिद्ध किया कि तंबाकू मोज़ेक रोग से ग्रसित पत्तियों का रस सबसे महीन बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टरों से छनने के बाद भी यह अपनी संक्रामकता बनाए रखता है। ठीक है। अब देखिए, बेंजेरिक ने क्या बताया, बेंजेरिक ने बताया कि तंबाकू का मोज़ेक रोग एक सूक्ष्म जीव से ना होकर छनने, ये याद रखिएगा, छनने एवं विसरण योग्य तरल पदार्थ के द्वारा होता है। इन्होंने ये बोल दिया बेंजेरिक ने, बेंजेरिक कहते हैं कि किसी सूक्ष्म जीव या बैक्टीरिया द्वारा नहीं हो रहा, ये किसी क्या होता है भाई, सूक्ष्म विसरण योग्य तरल पदार्थ के द्वारा होता है। और इसे क्या नाम दे दिया गया, याद रखिए, इसको दे दिया संक्रामक जीवित तरल नाम दे दिया। ठीक है ना, नाम देते हुए विषाणु कहा गया। ठीक है, याद रखिए, जो बेंजेरिक है इन्हें क्या बोला जाता है, बेंजेरिक को फादर ऑफ प्लांट वायरोलॉजी बोला जाता है। ठीक है, फादर ऑफ प्लांट वायरोलॉजी बोला जाता है बेंजेरिक को। अब आगे देखें, 1935 में स्टेनले ने क्या किया था, 1900 में तंबाकू के जो मोज़ेक रोग का था उसका क्रिस्टलीकरण कर लिया था। 1935 में स्टेनले ने क्या किया था, तंबाकू के मोज़ेक रोग का
जो रोगजनक था उसका क्या कर लिया, क्रिस्टलीकरण कर लिया। इसके लिए इन्हें क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, अब देखते हैं, ये देखिए ये रहा, मोज़ेक रोग को क्रिस्टल के रूप में प्राप्त किया तथा इस कार्य हेतु 1946 में नोबेल पुरस्कार मिला। अब बात करते हैं विषाणु की परिभाषा में, किसके बारे में बात करते हैं, विषाणु की परिभाषा के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, भी याद रखिएगा आप, एक दो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। देखो विषाणु जो होते हैं अकोशिक होते हैं, मतलब विषाणु के अंदर क्या नहीं होती, कोशिका नहीं होती। भाई विषाणु जो होते हैं पूर्णतः प्रोटीन के बने होते हैं। पूर्णतः किसके बने होते हैं, ये प्रोटीन के बने होते हैं। अब देखिए हम बात करते हैं आगे कि देखिए विषाणु अति सूक्ष्मदर्शी कण होते हैं। भाई बहुत सूक्ष्म कण होते हैं जो प्रोटीन द्वारा घिरे हुए अकेली जाति के न्यूक्लिक अम्ल या तो डीएनए या आरएनए दोनों साथ कभी नहीं से बने होते हैं। इसका मतलब क्या, भी देखो विषाणु क्या होते हैं, अति सूक्ष्म दर्शीय कण होते हैं और ये क्या होते हैं, प्रोटीन के आवरण से घिरे होते हैं। इस प्रकार से इनके चारों ओर क्या होता है, देखिए नीचे चित्र दे रखा है, इस प्रकार से इनके चित्र दे रखा है नीचे देखो, ये प्रोटीन के आवरण से घिरे हुए हैं। ये जो आपको बाहर ग्रीन कलर का कवर दिखाई दे रहा है, ये क्या है, प्रोटीन का कवर है, ठीक है ना। और इस प्रोटीन के कवर के बीचों बीच क्या मिलता है आपको, न्यूक्लिक अम्ल। क्या मिलता है, न्यूक्लिक अम्ल। अब ध्यान देने वाली बात यह है, न्यूक्लिक अम्ल जो होगा वो या तो डीएनए होगा या क्या होगा, आरएनए होगा। ठीक है, या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, दोनों कभी एक साथ नहीं मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि डीएनए भी मिल रहा है आरएनए भी मिल रहा है, नहीं, या तो डीएनए मिलेंगे देखने को या आरएनए मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये देखो, ये आपके प्रोटीन का आवरण है, इस प्रोटीन के आवरण को बोला जाता है कैप्सिड। विषाणु जिस प्रोटीन के आवरण से घिरा होता है उसे बोलते हैं कैप्सिड। और बीच में आपका क्या होता है, देखिए ये बीच में आपका क्या है, ये आपका न्यूक्लिक अम्ल है, ठीक है, या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। दोबारा पढ़ते हैं इस डेफिनेशन को ताकि आप समझ जाएं कि विषाणु अति सूक्ष्मदर्शी कण होते हैं जो प्रोटीन द्वारा घिरे हुए एक अकेली जाति के न्यूक्लिक अम्ल या तो किसके, आरएनए के या डीएनए के, दोनों एक साथ कभी से नहीं बने होते। समझ में आ गया होगा उम्मीद है आपको। अब याद रखिए, देखो मैंने बताया था कि जीवाणु कभी तो क्या करते हैं, मतलब जीवाणु में सजीव और निर्जीव दोनों के गुण होते हैं। अभी इसीलिए इन्हें सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी बोलते हैं। जीवाणु सजीव विषाणु जीवाणु नहीं, विषाणु जो होते हैं सजीव और निर्जीव के बीच की क्या होते हैं, संयोजक कड़ी होते हैं। ये क्या करते हैं, सजीव की तरह कब व्यवहार करते हैं, जब ये किसी जीव के अंदर होंगे या जब ये किसी कोशिका के अंदर होते हैं तब तो ये सजीव की तरह व्यवहार करते हैं, ठीक है ना। और ये क्या करेंगे, अपनी संख्याओं में बढ़ोतरी करेंगे, गुणन करेंगे। पर ये जब किसी कोशिका के अंदर नहीं होते या किसी जीव के अंदर नहीं होते, मतलब मुक्त रूप से वातावरण में पड़े हैं, तो इसका मतलब ये निर्जीव की तरह व्यवहार कर रहे हैं, ठीक है। तब ये ना गुणन कर सकते हैं, ना वृद्धि कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो वही बात लिखी हुई है, यह कण केवल जीवित परपोषी कोशिकाओं के अंदर, ठीक है, जीवित रहते हैं और उस कोशिका की मशीनरी का उपयोग करते हुए, मतलब उस कोशिका का उपयोग करते हुए अपनी संख्या बढ़ाते हैं। ये देखिए, ये आपको नीचे तंबाकू के मोज़ेक रोग का जो विषाणु होता है उसकी संरचना दिखा रखी है। तंबाकू का जो मोज़ेक रोग का विषाणु होता है वो इस प्रकार से दिखाई देता है। बाहर ऐसे प्रोटीन का आवरण होता है, बीच में आरएनए मिलता है। बीच में क्या मिलता है, एक सूत्रीय आरएनए मिलता है। याद रखिए, प्रोटीन के आवरण की जो एक इकाई होती है, जैसे ये पूरा प्रोटीन का आवरण है, इसकी एक इकाई है, जैसे आपको ग्रीन कलर की एक इकाई दिखा रखी है, इस एक इकाई को क्या बोलते हैं, कैप्सोमियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैप्सोमियर बोलते हैं। अब देखते हैं आगे, विषाणु के गुण देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विषाणु या वायरस। देखिए कि परिपक्व विषाणु कण को विरियन बोलते हैं, ठीक है। विषाणु में अनुवांशिक पदार्थ या तो डीएनए होता है या आरएनए होता है, दोनों कभी एक साथ नहीं होंगे, जो किसी प्रोटीन आवरण से घिरा होता है। और इस प्रोटीन आवरण को कैप्सिड बोलते हैं और कैप्सिड की एक इकाई को कैप्सोमियर बोलते हैं। याद रखिए, अत्यधिक संक्रामक होते हैं, भी बहुत खतरनाक होते हैं, परंतु ताप के प्रति संवेदनशील होते हैं। बहुत हाई टेम्परेचर, लगभग 100 डिग्री के टेम्परेचर के आसपास, 70 से 100 के डिग्री के टेम्परेचर के आसपास ये डेड हो जाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये पूर्णतः प्रोटीन के बने हैं और इतने तापमान पर प्रोटीन जो होता है वो विकृत हो जाता है। अधिकतर, याद रखिएगा, अधिकतर पादप विषाणुओं में अनुवांशिक पदार्थ आरएनए होता है, लेकिन कुछ में डीएनए भी होता है। एग्जाम्पल के तौर पर कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस, ये आपको उदाहरण दे रखा है। मैं आपको एक बात बता देता हूँ सिंपल सी, देखिए कि आपको याद रखने में ऐसा नहीं होगी कि कौन से विषाणु में डीएनए मिलेगा, कौन से विषाणु में आरएनए मिलेगा। देखो
दो प्रकार के वायरस होंगे। पीवी से लिख रहा हूँ मैं प्लांट वायरस मतलब पादप विषाणु, एवी से मैं लिख रहा हूँ एनिमल वायरस या क्या होते हैं जंतु विषाणु। देखो प्लांट वायरस में 99% बता रहा हूँ मैं, हमेशा नहीं बोल रहा, 99% आपका आरएनए मिलता है। 99% आपको क्या मिलता है? आरएनए। कभी कभार डीएनए भी मिल जाता है, ठीक है ना, पर वो बहुत कम होते हैं। एनिमल जो वायरस होते हैं या जंतु विषाणु होता है, इनमें 99% जो होता है वो क्या मिलता है? आपका डीएनए मिलता है। और कभी कभार 1% क्या मिल जाता है? आरएनए मिल जाता है, ठीक है ना। ये याद रखनी है आपको बातें। वही बात यहाँ लिखी हुई है, देखो अधिकतर पादप विषाणु में आनुवांशिक पदार्थ आरएनए होता है, लेकिन कुछ एक होते हैं जिनमें डीएनए भी मिलता है। जैसे ये इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखना है कि कौन से विषाणु के अंदर डीएनए मिलता है, कौन से पादप विषाणु के अंदर डीएनए पाया जाता है आनुवांशिक पदार्थ के रूप में। तो कॉलीफ्लावर मोजेक वायरस, पत्ता गोभी मोजेक वायरस, सॉरी फूल गोभी मोजेक वायरस रोग है, और फूल गोभी मोजेक वायरस है ये, जो फूल गोभी में मोजेक रोग फैलाता है। अब देखिए क्या होता है, अब आपसे क्वेश्चन पूछेंगे भाई कि विषाणु का कौन सा भाग संक्रमणकारी होता है, तो याद रखिए विषाणु का जो संक्रमणकारी भाग होता है वो प्रोटीन होता है, सॉरी प्रोटीन क्या, न्यूक्लिक अम्ल होता है। प्रोटीन का आवरण जो होता है वो तो सिर्फ सुरक्षा करने का काम करता है। तो विषाणुओं का न्यूक्लिक अम्ल जो होता है संक्रमणकारी होता है, ठीक है ना। प्रोटीन तो सिर्फ सुरक्षा का काम करता है। मैंने आपको शुरू में बता दिया विषाणुओं के अंदर कोशिकाएं नहीं होती, ये पूर्णतः प्रोटीन के बने होते हैं। न्यूक्लियो प्रोटीन का मतलब न्यूक्लिक अम्ल प्लस प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है ना, याद रखना। और क्या लिखा हुआ है, ये प्रोटीन संश्लेषण हेतु परपोषी कोशिका का प्रयोग करते हैं। आगे नीचे लिखा हुआ है, वहाँ देख लेते हैं। परपोषी कोशिका के राइबोसोम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और ये क्या होते हैं, ये अविकल्पी परजीवी होते हैं। अविकल्पी परजीवी हमने पहले भी डिस्कस कर चुका है अभी, जैसे हमने अविकल्पी परजीवी कवकों के बारे में पढ़ा था। मतलब इन्हें अगर जीवित रहना है तो इन्हें क्या करना पड़ेगा, जीवित कोशिका इन्हें चाहिए। अगर जीवित कोशिका इनके पास उपलब्ध नहीं है तो ये क्या करेंगे, निर्जीव की तरह व्यवहार करेंगे और ये गुणन नहीं कर सकते अपना। ये अविकल्पी परजीवी होते हैं तथा जीवित कोशिकाओं के अंदर ही अपना गुणन करते हैं, ठीक है। अब आपसे पूछ लेगा कि क्या बोलते हैं, पादप विषाणुओं द्वारा फैलाए जाने वाले, मतलब पादपों में विषाणुओं द्वारा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा पादपों में विषाणुओं द्वारा फैलाए जाने वाले रोगों के नाम लिखिए। तो आपने ऊपर से हम कितनी देर से पढ़ते आ रहे हैं, तंबाकू का मोजेक रोग, यह आप लिख सकते हैं। टमाटर कपास का पर्णकुंचन, भिंडी का पित्तशिरा मोजेक रोग, मिर्च और टमाटर का पर्णकुंचन इत्यादि रोग, ये सारे के सारे रोग विषाणुओं द्वारा होते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे, अगला हमारा टॉपिक है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज के बारे में भी पढ़ लेते हैं। अब देखिए बैक्टीरियोफेज शब्द सुनते ही मतलब जीवाणु भोजी, जैसे आप शब्द सुनेंगे आपके दिमाग में शब्द आएगा कि ये जीवाणु होते हैं, पर नहीं, ये जीवाणु नहीं होते। ये दरअसल में जीवाणु भोजी क्या होते हैं, विषाणु होते हैं। जीवाणु भोजी क्या होते हैं, विषाणु। ऐसे विषाणु जो किसका भक्षण करते हैं, जो किसको नष्ट करने का काम करते हैं, जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करते हैं, उन्हें बैक्टीरियोफेज या जीवाणु भोजी बोलते हैं। नाम देखिए, जीवाणु भोजी मतलब जीवाणुओं का भक्षण करने वाले विषाणु। तो वह विषाणु जो जीवाणु कोशिकाओं को संक्रमित करते हैं उन्हें जीवाणु भोजी बोलते हैं। जीवाणु भोजी की खोज जो थी ट्वर्ट ने की थी और डी हैरिल ने की थी 1915 में, ठीक है। 1915 में ट्वर्ट ने की थी और 1917 में किसने की थी, डी हैरिल ने की थी। परंतु जीवाणु भोजी जो नाम दिया था वो डी हैरिल ने 1917 में दिया था। अब देखिए गंगा नदी का पानी जो है, आपने सुना होगा, वो ज़्यादा टाइम तक ख़राब नहीं होता, उसमें बैक्टीरिया वगैरह नहीं लगते, ठीक है ना। उसका कारण क्या है, उसके अंदर जीवाणु भोजी मिलते हैं और वो जीवाणु भोजी जो आपको पता है बैक्टीरियाओं को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। तो ये बैक्टीरियोफेज भी हमारा टॉपिक हो गया, छोटा सा था। अब हमारा अगला टॉपिक है वायरोइड। वायरोइड के बारे में बात करते हैं कि वायरोइड क्या होते हैं और इनके गुण क्या होते हैं। तो देखिए वायरोइड क्या होते हैं, वायरोइड का मतलब होता है वायरस के समान। वायरोइड का मतलब क्या होता है, याद रखिए, वायरस के समान। तो ये वायरस के समान होते हैं, बस इसमें और वायरस में फ़र्क इतना है, मैं आपको शुरू में ही बता देता हूँ कि इसमें आपको सिर्फ क्या देखने को मिलता है, न्यूक्लिक अम्ल देखने को मिलता है, ठीक है ना। वायरोइड क्या होता है, इनमें सिर्फ न्यूक्लिक अम्ल होता है, अभी न्यूक्लिक अम्ल के अलावा कुछ और नहीं होता। तो मतलब वायरोइड जो होते हैं टोटली न्यूक्लिक अम्ल के बने होते हैं। और न्यूक्लिक अम्ल भी इसमें कौन सा होता है भाई, याद रखिएगा, आरएनए होता है। कौन सा, आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड, मतलब एक लड़ी है आरएनए मिलता है, ठीक है। परंतु वायरस जो होते हैं, वायरस में आपको प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल दोनों देखने को मिलते हैं। और न्यूक्लिक अम्ल जो होता है उसमें डीएनए और आरएनए दोनों में से कुछ भी हो सकता है।
तो देखिए सर्वप्रथम टियोडाइनर ने क्या किया था, वायरॉइड की खोज की थी और बताया कि आलू का जो तर्कूकंद रोग है वो किसके द्वारा, वायरॉइड के द्वारा होता है, ठीक है ना। तथा वायरॉइड शब्द भी इन्होंने ही दिया था। वायरॉइड शब्द का अर्थ होता है वायरस के जैसा। अब वायरॉइड की परिभाषा दे रखी है, देखिए कि अति सूक्ष्म वृत्ताकार सहसंयोजक रूप से बंद निम्न अणुभार वाले एक एकल सूत्रीय नगन राइबोन्यूक्लिक अम्ल के कण जो पौधों में संक्रमण करके रोग उत्पन्न करते हैं उन्हें वायरॉइड बोलते हैं। देखिए ये अति सूक्ष्म होते हैं और क्या होते हैं, सहसंयोजक रूप से क्या होते हैं, बंद होते हैं, इनका अणुभार कम होता है, इनके अंदर एक सूत्रीय मतलब सिंगल स्टैंडर्ड का क्या मिलता है, आरएनए मिलता है। जो नगन होता है, नगन का मतलब किसी भी चीज़ से ढका हुआ नहीं है अभी, ठीक है ना, कि कण जो पौधों में क्या करते हैं, संक्रमण उत्पन्न करते हैं, उन्हें वायरॉइड बोलेंगे। बड़ी सिंपल सी परिभाषा है। अब देखिए गुण के बारे में बात करते हैं, वायरॉइड के बारे में। तो देखें कि वायरॉइड में केवल वृत्ताकार, याद रखिए, एक सूत्रीय आरएनए न्यूक्लिक अम्ल होता है। आरएनए न्यूक्लिक अम्ल के अलावा कोई और न्यूक्लिक अम्ल नहीं मिलेगा। इनमें प्रोटीन का आवरण भी नहीं होता भी। याद रखिए ये सबसे छोटे रोगजनक है जो केवल पौधों में ही रोग उत्पन्न करते हैं। याद रखें भी सबसे छोटे रोगजनक जो सिर्फ पादपों में रोग उत्पन्न करते हैं वो ये हैं। ये अविकल्पी परजीवी होते हैं भाई, ठीक है ना, मतलब इन्हें भी जीवित रहने के लिए परपोषी कोशिका की आवश्यकता होती है। अब आगे आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछेंगे कि वायरॉइड द्वारा फैलाए जाने वाले रोगों का क्या लिखिए, नाम लिखिए। तो आलू का तर्कूकंद रोग, नारियल का कडंग रोग, ये 2 रोग आपको याद रखना है, कई बार पेपर में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक के बारे में जिसका नाम है प्रियोन। तो प्रियोन देखना भाई, प्रियोन क्या होते हैं, मैं आपको सीधा सा सरल बता देता हूँ। प्रियोन क्या होते हैं। प्रियोन जो होते हैं कंप्लीटली किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, प्रोटीन के। और ये प्रोटीन जो होता है वो क्या होता है, संक्रमणकारी होता है, मतलब संक्रमण करने का काम होता है, ठीक है। तो प्रियोन और कुछ नहीं है, प्रियोन केवल संक्रमणकारी प्रोटीन है, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम, और इनके अंदर न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है प्रियोन के अंदर, ये सिर्फ प्रोटीन के बने होते हैं और ये प्रोटीन संक्रमण करने का काम करता है, ठीक है, रोग फैलाने का काम करता है। अब देखिए 1982 में एस.बी. प्रूजिनर ने भेड़ और बकरी के स्कर्पी रोग के संक्रमणकारी प्रोटीन कण की खोज की और इसका नाम प्रियोन रखा, ठीक है ना। इस कार्य हेतु इन्हें 1997 में नोबेल पुरस्कार मिला। प्रियोन एक प्रोटीन में संक्रामक कण होते हैं, मतलब प्रियोन जो होते हैं वो प्रोटीन के बने हुए संक्रमणकारी कण होते हैं, इसलिए इन्हें PIP बोलते हैं। याद रखिएगा, प्रोटीनिशियस इन्फेक्शंस इन्फेक्टियस पार्टिकल, क्या, प्रोटीनियस इन्फेक्टियस पार्टिकल इसको बोला जाता है, PIP। अब आगे देखते हैं कि इन्हें स्लो वायरस या फिर पजलिंग प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं। इन्हें स्लो वायरस या पजलिंग प्रोटीन के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिए अब तक जितने भी प्रियोन की खोज हुई है, अब तक ज्ञात सभी रोगजनकों में से प्रियोन ही ऐसे रोगजनक है भाई जिसमें न्यूक्लिक अम्ल नहीं होता। देखो इससे पिछले वाले जितने भी हमने रोगजनक पढ़े थे, चाहे वो वायरॉइड हो, चाहे बैक्टीरियोफेज हो, चाहे आपके वायरस, चाहे साइनोबैक्टीरिया, चाहे क्या बोलते हैं हमने बैक्टीरिया पढ़े, चाहे हमने आधा बैक्टीरिया पढ़े, चाहे हमने कवक पढ़ा, जो मर्जी पढ़ा, सब के अंदर न्यूक्लिक अम्ल था भाई, पर इसके अंदर न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता, ठीक है। अब इसके द्वारा याद रखिए सिर्फ और सिर्फ जंतुओं में क्या फैलाया जाता है, रोग। पादपों में अभी तक इसके द्वारा जो रोग है वो नहीं खोजा गया। इसके द्वारा पादपों में होने वाले रोग की अभी तक कोई खोज नहीं हुई, सिर्फ अभी तक इसके द्वारा फैलाए जाने वाले जंतु रोगों के बारे में ही पता है। इसके द्वारा मनुष्यों में कुरु, जीसीडी, ठीक है ना, तथा क्या होता है, पशुओं में स्कर्पी और मैड काऊ रोग उत्पन्न होते हैं। पौधों में इसका अभी तक कोई रोग ज्ञात नहीं है। तो ये हमारा प्रियोन भी हो चुका है। अब इसके जो अगला टॉपिक है, विभिन्न प्रकार के रोगों के लक्षण हैं, इसको क्या करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये जितने भी रोगों के लक्षण हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट है, इसको ढंग से बहुत बढ़िया तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। इसके बाद मैं बताऊंगा आपको कि पादप रोगों का प्रबंधन किस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है ना, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद ये बिल्कुल छोटा सा चैप्टर रह गया है, ठीक है। तो ये हमारी आज की वीडियो थी। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी टॉपिक इसमें से आज वाली वीडियो में से समझ में नहीं आया
तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या आप मेरा जो नंबर है उस पर क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ये मेरा नंबर है अभी, इस पर आप मेरे को व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है ना। और अपना जो भी क्वेश्चन है उसको पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। उसका फ़ायदा ये होगा, हम डेली 11:30 बजे और 12 बजे एग्रीकल्चर केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर बायोलॉजी दोनों की वीडियो डालते हैं, ठीक है, जिससे को आप देख सकते हैं और अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं। क्योंकि यूट्यूब के किसी अदर चैनल पर आपको दोनों सब्जेक्ट्स की वीडियो किसी एक चैनल पर नहीं मिलने वाली। तो इस चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।